रोहन शहर का एक युवा पत्रकार था जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी जेब से ज्यादा भरी थीं। उसे नैनीताल के पास भवाली के एक पुराने, लगभग भूली हुई जगह पर एक छोटी सी राजनीतिक रिपोर्ट कवर करने के लिए भेजा गया था। बारिश बहुत तेज है, उसके टैक्सी ड्राइवर ने कहा जब वे एक धूल भरी सुनसान सड़क पर मुड़े। यह सड़क तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होती। सर, यह पुराना सरकारी डाक बंगला है। यहाँ कोई नहीं रुकता। डाक बंगला पत्थर और देवदार की लकड़ी से बना एक विशाल ढांचा था। उसकी दीवारों पर काई जम गई थी और बंद खिड़कियां दशकों पुरानी उदासी को समेटे हुए थीं। यह इतना विशाल था कि इसे देखने पर अकेलापन भी डरने लगे। गेट पर कोई चौकीदार नहीं था। रोहन ने अपनी कार से उतरकर मुख्य दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसका नाम गोपाल था और वह बंगला का केयरटेकर था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर ऐसी गहरी झुर्रियां थीं जैसे वह हजारों साल का सन्नाटा ढो रहा हो। वह बिना कुछ कहे रोहन को घूरता रहा। मैं रोहन हूँ। मुझे एक रात रुकना है, रोहन ने कहा। गोपाल ने सिर्फ सिर हिलाया, मानो वह अपनी आवाज किसी कीमती चीज की तरह बचा रहा हो। वह एक पुरानी भारी पीतल की चाबी लाया जिस पर कमरा न एक खुदा हुआ था। रोहन ने पूछा, बाकी कमरे खाली हैं क्या? गोपाल ने पहली बार फुसफुसाहट में जवाब दिया, सब खाली हैं। बस कमरा न 3 से दूर रहना, साहब। क्यों? क्या हुआ है उसे? गोपाल ने अपनी लाल आंखें रोहन की आंखों में गड़ा दी। वह कमरे आवाजें सुनता है और कभी कभी जवाब भी देता है। रोहन, जो तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गोपाल ने भारी दरवाजा बंद कर दिया और उसकी आवाज उस विशाल सन्नाटे में तुरंत विलीन हो गई। कमरा न एक विशाल था, लेकिन भयानक ठंडा। बिस्तर पर एक पतली चादर थी और हवा में नमी और पुरानी किताबों की बासी गंध थी। रोहन ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और रात के खाने के लिए नीचे जाने का सोचा, लेकिन गोपाल कहीं नहीं था। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और गलियारे में निकला। वह गलियारा इतना लंबा था कि टॉर्च की रोशनी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाती थी। गलियारे में हर 5 कदम पर बंद दरवाजे थे। 1, 2 और फिर 3। कमरा न 3 का दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। यह देवदार की लकड़ी का नहीं, बल्कि काले शीशम का था और उस पर एक गहरा, अनजाना खरोंच का निशान था जो किसी नाखून या पंजे जैसा लगता था। रोहन ने गोपाल की बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गया। तभी गलियारे के अंत से एक धीमी, मधुर आवाज आई। घुंघरू की आवाज। यह घुंघरू की वही आवाज थी जो गांव की किसी लड़की के पैर में बंधी हो, जो शर्माकर जमीन पर नाच रही हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के ठीक बगल में चिल्ला रहा हो। रोहन रुक गया। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज गलियारे में गूंजकर वापस आ गई। घुंघरू की आवाज बंद हो गई। रोहन ने अपनी टॉर्च गलियारे के कोने की तरफ घुमाई। कुछ नहीं। शायद कोई केयरटेकर था। लेकिन गोपाल ने तो कहा था कि वह अकेला है। वह वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने दरवाजे को अंदर से जोर से बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। आधी रात के आसपास बारिश और तेज हो गई। हवा का शोर ऐसा था जैसे कोई विशालकाय प्राणी बंगले को हिला रहा हो। रोहन सोने की कोशिश कर रहा था जब उसे दूसरी आवाज सुनाई दी। यह किसी के चलने की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के घिसटने की आवाज थी। भारी गीली चीज जो गलियारे के लकड़ी के फर्श पर घिसट रही थी।
घरर घरर घरर। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। वह जानता था कि यह कोई जानवर नहीं हो सकता। आवाज में एक अजीब भयानक लय थी। फिर आवाज रुक गई, ठीक उसके दरवाजे के बाहर। रोहन को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। वह इतना करीब था कि रोहन को एक बहुत ही पुरानी हल्की सी सुगंध महसूस हुई। यह चंदन और गुलाब का एक अजीब मिश्रण था, एक जमाने में मशहूर अब भूली हुई इत्र की खुशबू। इत्र की खुशबू तेज हुई और रोहन ने महसूस किया कि दरवाजे के नीचे से कोई चीज झांक रही है। उसने टॉर्च नीचे की। दरवाजे और जमीन के बीच बस 1 मिलीमीटर का गैप था। उस गैप से कुछ नहीं था, अंधेरा था। लेकिन खुशबू कहां से आ रही थी? रोहन ने आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ डर था, पहाड़ों का सन्नाटा और उसकी कल्पना। तभी कमरे के अंदर उसकी बगल की दीवार से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने आंखें खोली। दीवार पर एक पुरानी धुंधली पेंटिंग लटकी थी, एक महिला का पोर्ट्रेट जिसकी आंखें काली और उदास थीं। हवा का झोंका उस पेंटिंग के ठीक नीचे से आ रहा था और उसके बाद उसे आवाज आई। इस बार आवाज घुंघरू की नहीं थी। यह एक फुसफुसाहट थी जो इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता था। रोहन, तुम कहाँ हो? आवाज महिला की थी, बहुत मीठी, लेकिन उसमें दर्द और लालसा का एक भयावह मिश्रण था। आवाज दीवारों से नहीं आ रही थी, यह हवा में तैर रही थी। रोहन खड़ा हो गया। उसे लगा कि वह अपनी जान गंवा देगा। वह अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फ महसूस कर सकता था। यह आवाज कमरा नंबर 3 से आ रही थी। अचानक पत्रकार की जिज्ञासा ने डर को दबा दिया। रोहन ने तय किया कि वह इस राज को जानेगा। वह धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे खोला और बाहर झांका। रात की बारिश ने सब कुछ धो डाला था और चांदनी का एक पतला टुकड़ा गलियारे की खिड़की से अंदर आ रहा था। रोहन ने कमरा नंबर 3 की तरफ देखा। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन दरवाजे के पास की दीवार पर लटकी एक छोटी सी तस्वीर हिल रही थी। वह धीरे धीरे कमरा नंबर 3 के पास पहुंचा। फुसफुसाहट तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर रो रहा हो और रोने वाला उसका नाम पुकार रहा हो। आओ रोहन, मुझे खोल दो। रोहन ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। यह बर्फ जैसा ठंडा था। वह झुक गया और दरवाजे के कीहोल ताले के छेद में झांकने लगा। अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक चमक उठी, जैसे किसी ने कीहोल के अंदर एक मोमबत्ती जलाई हो। अचानक मोमबत्ती की रोशनी तेज हुई और रोहन ने देखा कि वह अब कीहोल के पार नहीं देख रहा था। वह एक काली चमकदार आंख देख रहा था। वह आंख सीधे उसे घूर रही थी। वह इंसानी नहीं थी। वह बहुत बड़ी और पीली थी। उसमें कोई सफेदी नहीं थी, बस एक काली पुतली जो रोहन को निगलने के लिए तैयार थी। रोहन ने दहशत में चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। उस पीली आंख ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। यह पुतली का मुड़ना नहीं था, बल्कि आंखों के चारों ओर की खाल का एक भयानक सिकुड़न था, जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ शैतानी जीत थी। रोहन पीछे हट गया, अपने सिर को दीवार से टकराते हुए। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कमरा नंबर 3 के दरवाजे पर अब ताला नहीं था। चाबी का छेद खुला था और दरवाजा
धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल रहा था। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में इत्र की खुशबू इतनी तेज थी कि उसे उल्टी आने लगी। और फिर से घुंघरू की आवाज। इस बार यह गलियारे के अंत से नहीं, बल्कि कमरा न 3 के अंदर से आ रही थी। छनक छनक। रोहन को लगा कि अगर उसने एक पल और वहां बिताया तो वह उस कमरे के अंधेरे में खींच लिया जाएगा। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। उसका कमरा न एक बहुत दूर लग रहा था। उसके पास एक ही विकल्प था, भागना। वह अपनी जैकेट और बैग छोड़कर दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों पर भी अंधेरा था। वह लड़खड़ाया और नीचे फिसला। नीचे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। धम धम। यह दरवाजा नहीं था। यह किसी चीज के घिसटने की आवाज थी, जो अब सीढ़ियों के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। रोहन ने मुख्य दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वह अंदर से बंद था। वह मुड़ा और अंधेरे में देखा। सीढ़ियों के ऊपर, जहां कमरा न 3 था, अब रोशनी थी। नहीं, रोशनी नहीं। यह एक भयानक पीली चमक थी, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। और उसके साथ घुंघरू की आवाज तेज हो रही थी। वह चीखा, गोपाल। कोई जवाब नहीं। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, दरवाजा पुराना था और कुंडी टूट गई। वह बाहर भागा, सीधे बारिश के तूफान में। वह पूरी रात भागा, कीचड़ और पत्थरों पर फिसलते हुए, जब तक वह शहर की पहली रोशनी तक नहीं पहुंच गया। अगली सुबह रोहन एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, जहां एक दयालु गांव वाले ने उसे पहुंचाया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पुलिस ने डाक बंगले की जांच की। उन्हें कुछ नहीं मिला। गोपाल लापता था। जब रोहन को डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे एक छोटी सी चीज दी। यह हमें आपके बिस्तर के पास मिली, उसने कहा। यह आपकी नहीं लगती। यह एक पुराना छोटा अखबार का टुकड़ा था। यह 50 साल पुराना था। अखबार के टुकड़े पर हेडलाइन थी, डाक बंगले से दुल्हन गायब, सिर्फ घुंघरू मिला। नीचे की छोटी सी कहानी में लिखा था कि एक युवा दुल्हन, जिसका नाम ज़ेबा था, अपने दूल्हे के साथ हनीमून पर डाक बंगले में ठहरी थी। एक सुबह दूल्हा जागा तो ज़ेबा अपने कमरा न 3 से गायब थी। न कोई निशान, न कोई संघर्ष, सिर्फ उसके पैर के चांदी के घुंघरू बिस्तर पर पड़े थे। रोहन ने ठंडी सांस ली। घुंघरू, इत्र, पीली आंख। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, उस कहानी का अंत क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने उदास लहजे में कहा, अंत? कोई अंत नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि वह भाग गई। कुछ का कहना था कि उसे किसी ने मार दिया। लेकिन बूढ़े लोग, वे कहते हैं कि ज़ेबा अभी भी वहीं है, इंतजार कर रही है। रोहन ने उस अखबार के टुकड़े को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। वह जानता था कि ज़ेबा वहां थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह महिला अब अकेली नहीं थी। कुछ भयानक, धोखा और चालाक था जिसने उसके शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन उसके डर को और उसके घुंघरू की आवाज को पीछे छोड़ दिया था। वह इंतजार कर रहा था, किसी और का।